नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र आशीष कुमार कोस्टा अपने YouTube चैनल फ्यूचर जोन जबलपुर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, भारतीय इतिहास के अवधारणात्मक अध्ययन के लिए हमने YouTube में एक वीडियोज़ की सीरीज़ स्टार्ट की है और इस समय हम सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा पहला जो पॉइंट है वो सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था से संबंधित है और अर्थव्यवस्था में पहला पॉइंट हमने लिया है कृषि। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि का क्या पैटर्न होता था, किस तरह से वो खेती करते थे, अनाज को किस तरह उगाते थे और उनकी कृषि कैसी थी और अनाज उगाने के पश्चात उसको किस तरह से वो यूज़ करते थे, तो इसके बारे में देखिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो कृषि पद्धति थी वो रबी की फसलें उगाते थे और एक्चुअली में सभ्यता नगरी घाटी सभ्यता थी। अधिकांश नगर नदियों के किनारे थे, तो नदियों में बाढ़ के उतर जाने के बाद जो नदी के द्वारा जो गाद जमा की जाती थी किनारों पर, उसमें वो फसल को बो देते थे। और चूँकि भूमि बहुत नमी वाली होती थी, इसलिए उनको विशेष कृषि उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती थी, या अगर उनके द्वारा उपकरण प्रयोग किए भी गए हैं तो वो उस नमी के कारण नष्ट हो गए, उनके प्रमाण नहीं मिलते हैं। लेकिन कुछ स्थानों से हल के प्रमाण मिले हैं जो कि मिट्टी के बने हुए हैं, इससे पता चलता है कि उनको हल का ज्ञान था। इसके पश्चात नवंबर से अप्रैल उनका कृषि का पीरियड होता था। नवंबर में फसल बो देते थे और अप्रैल तक उसको पक जाने पे काट लेते थे। प्रमुख फसलें उनकी गेहूं और जौ थी और मुख्यतः गेहूं और जौ का ही उत्पादन होता था। इसके पश्चात चावल की खेती के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन चावल की भूसी या बर्तन में रखा हुआ कुछ चावल, इस टाइप से कुछ जगह से सूक्ष्म प्रमाण मिले हैं, जैसे कि लोथल और रंगपुर से। इसके पश्चात हल, जो जैसे मैंने अभी बताया कि लकड़ी का ही हल वो यूज़ करते थे। फिर फसल को काटने के लिए वो पत्थर के टुकड़ों को लकड़ी के हंसी में फंसाकर उससे वो हंसियाँ बनाते थे और उससे फसल को काटते थे। फिर जो फसल का उनको ज्ञान है वो काफ़ी उन्नत था, मिश्रित फसल भी वो उगा लेते थे। कालीबंगा में प्राग हड़प्पा से थोड़े पहले के समय का एक प्रमाण मिला है। कालीबंगा से नगर से बाहर प्रमाण मिला है जिसमें कि उन्होंने मिश्रित खेती की थी और एक ही खेत में एक साथ चने और सरसों की खेती की थी। तो ये जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा से। इसके साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता के इसी सभ्यता के लोगों ने ही कपास का सर्वप्रथम उत्पादन किया। एक्चुअली में ये उत्पादन जो है वो मेहरगढ़ से सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ समय पहले प्रारंभ हो चुका था। फिर तिलहन के लिए वो तिल और सरसों का उत्पादन करते थे। साथ ही गन्ने का भी यहाँ से प्रमाण नहीं मिला है। जो उत्तर भारत की जो दो प्रमुख फसलें आज के समय में हैं, गन्ना और चावल, इसकी खेती के पर्याप्त प्रमाण नहीं पाए गए हैं। फिर दलहन में मटर का प्रयोग करते थे, फलों में खजूर और अंगूर का प्रयोग करते थे और साथ में ही मोटे अनाज में ज्वार और बाजरे का प्रयोग करते थे। तो इनिशियली ये प्रारंभिक कृषक समाज था और उत्पादन जो है वो धीरे धीरे बढ़ता गया है और उत्पादन अधिक होता था। इसका प्रमाण हमको मृदभांडों से मिला है। अलग अलग प्रकार के मृदभांड वहाँ प्राप्त हुए हैं और मृदभांडों के साथ साथ घरों में खत्तियों का भी निर्माण किया जाता था और इसके साथ ही विशाल अन्नागारों का भी प्रमाण मिला है, जिससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वहाँ की जो खेती थी वो काफ़ी अच्छी थी और उत्पादन जो है वो अतिरिक्त होता था। नेक्स्ट पॉइंट जुड़ा हुआ पशुपालन से। तो देखिए, पशुपालन के संबंध में बहुत से पॉइंट हैं, इनको हम सिलसिलेवार रूप से देखेंगे। सबसे पहले तो पशु होते थे जो पालतू होते थे, जिनको वो अपने आर्थिक महत्व के लिए जिनका पालन करते थे। और ये पालतू पशु में भी पशु दो प्रकार के होते थे। एक वो होते थे जिनका प्रयोग वो कृषि के कार्यों में करते थे और इसके साथ में दूसरे प्रकार के पशु वो थे जिनको वो दूध और मांस के लिए जिनका पालन करते थे। तो कृषि कार्य में मुख्यतः बैल का प्रयोग किया जाता था और दूध और मांस के लिए भैंस, बकरी, भेड़, इनका वो पालन करते थे। इसके साथ में ही सूअर, ऊँट, हाथी, इनके भी प्रमाण मिले हैं। प्रमाण कम मिले हैं, जैसे हाथी का जो प्रमाण मिला है वो मोहरों में मिलता है और उसमें उसको सजाया गया है, जिससे ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि हाथी को भी उन्होंने पालतू बना लिया था। इसके साथ में कालीबंगा से ऊँट के प्रमाण मिले हैं। अब इसके पश्चात आता है
शिकार, तो देखिए शिकार के लिए सांबर, हिरन और कछुए, इनका वो शिकार करते थे और इनके मांस का वो भक्षण करते थे। साथ में धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पशु होते थे। धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पशु जो है उसका प्रमाण मोहरों पर प्राप्त हुआ है और सर्वाधिक जो अंकन है वो कुबड़ विहीन वृषभ का है और इसके साथ में धार्मिक प्रतीक चिन्हों का भी मिलना ये दर्शाता है कि कुबड़दार वृषभ जो है ये धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण था और इसको वो पूजनीय मानते थे, पवित्र मानते थे। इसके साथ ही काल्पनिक पशु भी का अंकन कुछ मोहरों में मिला। आप देखिए काल्पनिक पशु क्या होता है। काल्पनिक पशु मतलब ये है कि मोहरों में उसका अंकन मिल गया है लेकिन उसके कहीं भी प्रमाण नहीं मिले, किसी भी प्रकार के उस तरह से शारीरिक प्रमाण नहीं मिले, तो उसको हम काल्पनिक पशु मान सकते हैं। या ये मान सकते हैं कि किसी दूसरे स्थान पे या किसी दूसरी सभ्यता में वो पशु उपस्थित था और उन्होंने उस पशु का अंकन अपनी मोहरों पे किया और बाद में आवागमन के माध्यम से या व्यापार वाणिज्य के माध्यम से वो मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों तक पहुंच गई। तो काल्पनिक पशु में यूनिकॉर्न है, इसके पश्चात एक श्रृंगी बैल है, बैल जिसका केवल एक सींग है, और मिश्रित पशु है, मिश्रित पशु जिसमें कि सिर मनुष्य का और धड़ पशु का या धड़ पशु का और सिर पशु का और धड़ मनुष्य का। तो इस तरह से काल्पनिक पशुओं के भी यहाँ पे प्रमाण पाए गए हैं मोहरों पे। इसके पश्चात है घोड़ा। देखिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण पशु यहाँ पे घोड़ा है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसके प्रमाण अधिक नहीं पाए गए हैं। घोड़े के प्रमाण अधिक नहीं पाए गए हैं। घोड़े के लिए देखिए लोथल से मृणमूर्ति और दांत मिले हैं घोड़े का, कालीबंगा से दांत और जांग की हड्डी मिली है, सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं। मतलब घोड़ा एक महत्वपूर्ण पशु नहीं था क्योंकि ये सभी सैंधव नगरों में समान रूप से नहीं पाया गया है दूसरी पशुओं की तुलना। अगर हम दूसरी पशुओं से तुलना करते हैं, एक्चुअली में घोड़ा एक पालतू पशु की कैटेगरी में आता है, लेकिन जिस तरह से दूसरे पालतू पशुओं की अस्थियां प्राप्त हुई वैसे घोड़े के प्रमाण प्राप्त नहीं हुए। तो यहाँ ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हो सकता है कि कालांतर समय में या सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के अंतिम चरण में घोड़े का वहाँ पे आना हो, घोड़ा सिंधु घाटी सभ्यता के अंतिम चरण में वहाँ पे पहुँचा हो। तो ये निष्कर्ष इसमें हम दे सकते हैं। अगला बिंदु संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता की शिल्प और उद्योग से। देखिए सभ्यता का जो शिल्प ज्ञान था वो काफ़ी उन्नत था और वास्तविकता में सभ्यता को जो नगरी स्वरूप प्राप्त हुआ है उसके पीछे उनका शिल्प ज्ञान ही, उन्नत शिल्प ज्ञान ही उत्तरदायी था। क्योंकि जैसे जैसे शिल्प का विकास होता गया है वैसे वैसे शिल्प के लिए आवश्यक वस्तुओं का क्रय विक्रय करने के लिए व्यापारी गए और इससे सभ्यता का आकार बढ़ा है। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो शिल्प उद्योग वहाँ पे थे उसमें मोहर निर्माण उद्योग था, सीप उद्योग था, मनका उद्योग था, मृतिका उद्योग था, वस्त्र उद्योग था और धातु उद्योग था। ये प्रमुख कार्य वहाँ पे होते थे। मोहर निर्माण उद्योग में जो मोहरें बनती थी वो सैलखड़ी, चर्ट, गोमेद की बनती थी। कुछ मोहरें मिट्टी की भी बनी होती थी। मोहरों का आकार वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार, घनाकार और बेलनाकार होता था। अब यहाँ जो बेलनाकार मोहरें विशेष रूप से बहुत ज़्यादा उत्पादन नहीं हुआ। बेलनाकार मोहरें जो ये मानी जाती हैं कि लोथल से प्राप्त हुई हैं, जो कि मेसोपोटामिया व्यापार से यहाँ पे आई हुई हैं। इसके पश्चात जो मोहरें थी वो धार्मिक महत्व की अधिक मानी गई हैं क्योंकि मोहरों में जो अंकन है वो मनुष्य, पशु और वृक्षों का अंकन है। तो मनुष्य, पशु और वृक्ष कहीं मोहरों में तीनों एक साथ अंकित हैं। और जैसा कि हमने पशुपालन में देखा था, धार्मिक दृष्टि से सर्वाधिक जो महत्व का जो पशु है वो कुंवर रहित बैल है। तो सबसे ज़्यादा अंकन इसका हुआ है। फिर मोहरों को ताबीज़ के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। कुछ मोहरें ऐसी मिली जिसमें कि कुछ छोटे छेद थे। इससे निष्कर्ष निकाला गया है कि उनको धागे में डाल के ताबीज़ के रूप में पहना जाता था। मतलब मोहरों का जो है वो धार्मिक भी महत्व बहुत अधिक था। इसके पश्चात सीप उद्योग है। तो सीप उद्योग बालाकोट और चनु दड़ों में था जो कि समुद्र तट और नदी तटों के निकट थे और यहाँ जो है तटवर्ती नगरों से कच्चा माल लाया जाता था और यहाँ सीप के से विभिन्न प्रकार के आभूषण और मोहरें और मनकों का निर्माण होता था। इसके पश्चात मनका उद्योग है। तो मनका उद्योग जो है इसकी जो वर्कशॉप्स हैं, कार्यशाला है या जो छोटे छोटे जो प्रोडक्शन यूनिट जो हैं ये आपको चनुदड़ों और लोथल से बड़े पैमाने पर प्राप्त हुए। मनके उद्योग में सेलखड़ी के मनके, गोमोद के मनके, शंख के मनके, सीप के मनके, हाथी दांत के मनके, सोना, चांदी और तांबे
इन सभी चीज़ों के मन के बनाए जाते थे और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख उद्योग था। मन के उद्योग के विकास के साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है, क्योंकि इसमें से काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो निर्माण इकाई के पास उपलब्ध नहीं थी और उसको ये बाहर से मंगाते थे और उत्पाद जो होता था, जो प्रोडक्शन होता था, उसको बाहर भेजते थे। मतलब पूरा उनका जो व्यापार है मुख्यतः आयात निर्यात जो है वो मन का उद्योग पर ही आधारित था। फिर मृत्तिका उद्योग है। मृत्तिका उद्योग से आशा है कि मिट्टी से वस्तुओं को बनाना। तो देखिए ये उनका ज्ञान काफ़ी उन्नत है, क्योंकि ईंटों से भी हमको मालूम चलता है, ईंटों के आकार में जो एकरूपता मिली है और जिस तरह से उन्होंने ईंटों को पकाया है, उससे ये निष्कर्ष निकलता है कि मृत्तिका उद्योग बहुत उन्नत था। मृत्तिका उद्योग में मृदभांड बनाए जाते थे जो कि अनाज को रखने के काम में आते थे। फिर आभूषण में गुड़िया बनती थी। गुड़िया छोटे छोटे होती हैं जिनको हम मोती के रूप में ले सकते हैं। तो ये जो मूर्तियाँ बनती थी उसमें प्रयोग किए जाते थे और कुछ गुड़िया जो होती थी वो नॉर्मली पहनने के लिए भी यूज़ किए जाते थे। फिर मिट्टी के खिलौने मिले हैं, जैसे मिट्टी का हल मिला है, मिट्टी की घोड़ा गाड़ी मिली है, मिट्टी की छोटी छोटी बच्चों की मूर्तियाँ मिली हैं खेलने के लिए। मृण मूर्ति और महत्वपूर्ण है। मृण मूर्ति जो है ये मिट्टी की मृण मूर्ति, कुबड़ विहीन बैल और मिट्टी की मृण मूर्ति जो है इनके धार्मिक आधार को बहुत अच्छे से या धार्मिक विश्वासों को बहुत अच्छे से प्रतिपादित करती है, क्योंकि ये जो बहुसंख्यक जो मूर्ति मिली है वो मातृ देवी की मिली है। इसको हम धार्मिक पार्ट में और डीप में देख लेंगे। इसके पश्चात वस्त्र उद्योग है। तो वस्त्र उद्योग उन्नत अवस्था में था। ये वस्त्रों का उत्पादन कर लेते थे और सूती और ऊनी दोनों वस्त्रों का ये निर्माण करते थे और तकली और सुई के प्रमाण मिले हैं। साथ में ही वस्त्र जो है उसका निर्माण कपास से भी किया जाता है। देखिए डायरेक्ट वस्त्र का प्रमाण नहीं है, लेकिन कुछ एक स्थानों पे बर्तनों के भीतर वस्त्र कपास के टुकड़े मिले हुए, जिससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उनको वस्त्र का ज्ञान था। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और है, जो मोहनजोदड़ो से जो पुजारी का जो सिर मिला हुआ है उसके कंधे पे वस्त्र डला हुआ है, उसमें कढ़ाई के प्रमाण मिलते हैं। मतलब ये हम बता सकते हैं, बोला जा सकता है कि वस्त्र उद्योग उनका जो है वो काफ़ी उन्नत अवस्था में था। इसके पश्चात धातु उद्योग है। देखिए धातु जो है, किसी भी सभ्यता का जो विकास है वो धातु पे ही निर्भर होता है। निर्माण तो हो जाता है लेकिन सभ्यता का विकास जो है धातु पे निर्भर होता है। तो धातु उद्योग वहाँ पे उन्नत था क्योंकि वो मिश्र धातु बना लेते थे। इसको कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए कहा गया है क्योंकि तांबे और पत्थर के औजार तो यूज़ करते थे, लेकिन इन्होंने तांबा और टिन को मिला के मिश्र धातु बनाना प्रारंभ कर दिया था। तो कांसे के यहाँ पे उपकरण मिले हुए हैं, तांबे के हथियार मिले हुए हैं और सोने चांदी और अन्य जो धातुएं हैं उसके आभूषणों का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार एवं वाणिज्य है। देखिए जैसा कि हमको विदित है कि व्यापार वाणिज्य काफ़ी उन्नत अवस्था में था और जिस लेवल का व्यापार आज के समय होता है कि प्रोडक्शन यूनिट कहीं और होती है और रॉ मटेरियल कहीं और से लाया जाता है और उसके बाद प्रोडक्ट को दूसरे स्थानों में डिलीवर किया जाता है, तो इस तरह के प्रमाण वहाँ से मिले हैं। तो देखिए सबसे पहले व्यापार और वाणिज्य की अगर हम बात करते हैं तो जो नगरीकरण है वो उनके उन्नत व्यापार का परिचायक है। सड़कें और ईंट के आकार में जो एक रूपता है वो वहाँ के उन्नत व्यापार का परिचायक है। अब व्यापार उनके जीवन में कितना महत्वपूर्ण बिंदु था, इसका उद्देश्य इसका हम प्रमाण केवल सड़कों के आकार से प्राप्त कर लेते। जिस तरह से सड़कें बनी हुई थी, मुख्य सड़क जो थी वो किसी भी प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त रखी गई थी। मतलब उनके जीवन में व्यापार का इतना महत्व था कि जो मुख्य सड़क होती थी वो किसी भी प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त रखी जाती। उसका कारण क्या था? उसका कारण यही था कि मुख्य सड़क से ही व्यापार होता था और उसमें किसी भी प्रकार की बाधा ना हो, इसलिए जो मकान बनते थे उनके जो मुख हैं वो मुख्य सड़क में ना रख के गलियों की तरफ रखे जाते थे। अब इसके साथ में ही देखिए जो व्यापार है वो दो मार्गों से होता था। आवागमन जो है दो मार्गों से होता था, जल मार्ग से भी और थल मार्ग से भी होता था। तो दोनों के प्रमाण मिले हैं। जल मार्ग से जो आवागमन होगा, व्यापारिक आवागमन या अन्य आवागमन, उसमें वो नावों का प्रयोग करते हैं और नाव उनके पास मस्तूल वाली नावों का ज्ञान था, जिसका प्रमाण हमको लोथल से मिला है। लोथल से एक मोहर प्राप्त हुई है जिसमें कि ये मस्तूल बना हुआ है नाव में, जिसका प्रयोग जो है नाव की दिशा को परिवर्तित करने में किया जाता है। इसके पश्चात जो थल से व्यापार होता था वो बैलगाड़ियों के माध्यम से होता था और इसमें पशुओं का उपयोग किया जाता है। और ऐसे तांबे और कांसी की बैलगाड़ियाँ हमको चन्हूदड़ और हड़प्पा से मिली हुई हैं, जिसमें कि चलाने वाले को भी बनाया गया है।
तो मतलब ये बैलगाड़ी का प्रयोग वो लोग करते थे। इसके पश्चात देखिए एक व्यापार और वाणिज्य में एक जनजाति वर्ग की भी उपस्थिति के प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि खजूर, शिलाजीत और शहद ये मुख्यतः चीज़ें जो हैं ये जंगलों में होने वाली चीज़ें हैं, और जो मुख्य शहर है उसमें इसके प्रमाण पाए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई एक ऐसा तंत्र विकसित रहा होगा जो जंगलों से इन चीज़ों को कलेक्ट करके जो शहरों में इसकी आपूर्ति करता था। और ये भी हो सकता है कि यही लोग व्यापारिक गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हों, एक शहर से दूसरे शहर तक जो व्यापारिक वस्तुएं हैं उनका आदान प्रदान करने में। हो सकता है ये व्यापारिक वर्ग या जिसको हम घुमंतू बंजारा भी बोल सकते हैं, ये वर्ग उपस्थित रहा हो। इसके पश्चात देखिए व्यापार जो है विदेशी व्यापार भी है। तो विदेशी व्यापार मुख्यतः जो है, अगर हम प्रमाण की दृष्टि से देखा जाए तो विदेशी व्यापार जो है मेसोपोटामिया, मध्य एशिया के बहुत से स्थानों के साथ उनका चलता था। और इसमें सारगोन अभिलेख महत्वपूर्ण है। सारगोन अभिलेख जो अक्काड से जो अभिलेख प्राप्त हुआ सारगोन शासक का, तो उसमें उन्होंने दिलमुन, माकन और मेहुला ये 3 नगरों का वर्णन किया है जिससे उनका व्यापार उस समय चल रहा था। 2400 BC का ये अभिलेख है, अप्रॉक्सीमेटली मैं टाइम बता रहा हूँ। तो सारगोन अभिलेख में जो दिलमुन, माखन और मेहुला जो शब्द आए हैं, तो उसमें मेहुला शब्द से विद्वान निष्कर्ष निकालते हैं कि ये कोई ना कोई सैंधव शहर रहा होगा। फिर इसके बाद लोथल से सबसे ज़्यादा प्रमाण प्राप्त हुए हैं विदेशी व्यापार के। तो लोथल जो है यहाँ पे गोलाकार बटन प्राप्त हुई हैं, बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं, पिंडाकार तांबे की सिल्लियाँ प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा अलग अलग आकार की पिंड प्राप्त हुई है, कुछ मिश्रित पशु वाली या काल्पनिक पशु वाली मोहरें प्राप्त हुई हैं। तो लोथल जो है ये मुख्य बंदरगाह था उनका, जो विदेशी व्यापार को संचालित करता था। और बाहर से आने वाली जो जलमार्ग से चीज़ें आती थी वो लोथल पे ही आती थी, इसलिए सबसे अधिक जो प्रमाणों में जो भिन्नता है सबसे अधिक वो लोथल से ही प्राप्त होती है। अब व्यापार वाणिज्य में जो धातुएँ हैं, ये धातुओं का उत्पादन करते थे और कुछ धातुएँ जो हैं वो दूसरे स्थानों से बुलवाते थे। तो सोना जो है वो कोलार की खान कर्नाटक से आता था, चांदी का आयात अफ़गानिस्तान से होता था, तांबा खेतड़ी राजस्थान से निकाला जाता था, नीलम फिरोज़ा ये कीमती पत्थर होते थे, चर्ट, बटखरी, नीलम, फिरोज़ा, तो ये अफ़गानिस्तान और ईरान से इनका आयात होता था। तो ये ओवरऑल व्यापारिक एक इनका परिप्रेक्ष्य है जिसमें कि सब महत्वपूर्ण पॉइंट हमने इंक्लूड कर दिए हैं।